हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज लेक्चर थर्ड ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट। और आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे उन कंडीशंस को जो कि एलिनेशन को रोकती हैं। ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी में एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि कंडीशनल ट्रांसफ़र हो सकते हैं। आप कंडीशंस के अकॉर्डिंग ट्रांसफ़र कर सकते हैं, तो वो कंडीशंस चाहे तो ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी से पहले हों या बाद में हो। उन्हीं बाद में ही कंडीशंस में सेक्शन 10 और 11 आता है, जिसमें कि पहले में एब्सोल्यूट ट्रांसफ़र और पार्शियल ट्रांसफ़र दोनों ही इंक्लूड हैं, और सेकंड में सेक्शन 11 में एब्सोल्यूट ट्रांसफ़र को ही कंडीशन अगर कोई एलिनेशन रोकता है तो उसी को ही हम वॉइड कहते हैं। तो सेक्शन 10 और 11 में जो डिफरेंस है वो भी हम देख लेंगे, और सेक्शन 10 और 11 किस तरीके से इन कंडीशंस को बताता है और किस तरीके से ये वॉइड होता है, ये हम आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। सो लेट्स बिगिन द लेक्चर। कंडीशनल ट्रांसफ़र हो सकता है किसी भी प्रॉपर्टी का। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम कह रहे हैं कि ए जो है, जो कि ट्रांसफरर है, वो बी को प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र कर रहा है ऑन कंडीशन ऑफ मैरिंग सी, सो दिस ट्रांसफ़र इज़ वैलिड। तो ये एक ऐसी कंडीशन है जो कि प्रायर कंडीशन है, यानी कि ये कंडीशन जब फुलफिल होगी तभी ट्रांसफ़र होगा प्रॉपर्टी का। अब इसके अलावा आता है सब्सिक्वेंट कंडीशन। इसका मतलब ये है कि अगर ए बी को प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र कर रहा है, पहले तो प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र कर दी, फिर कह रहा है कि बी जो है वो उस प्रॉपर्टी में सिर्फ रह सकता है, उसको सेल नहीं कर सकता, और अगर सेल करेगा भी तो सिर्फ सी को करेगा और किसी को नहीं करेगा। तो ये हो गई सब्सिक्वेंट कंडीशन। तो यानी कि यहाँ पे ये जो सब्सिक्वेंट कंडीशन है ये कहीं ना कहीं अनफेयर लग रही है, क्योंकि ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी का पहला रूल ही यही है कि एलिनेशन होना चाहिए, प्रॉपर्टी का डिस्पोजल होना चाहिए, प्रॉपर्टी एक ही हैंड्स में टाई अप ना हो, और प्रॉपर्टी को जो उसके जो कन्वेंस होता है, उसका जो सेल, गिफ्ट या एक्सचेंज जो भी हम ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में डील करेंगे, उसको जो भी कंडीशन रोकती है वो कंडीशन वॉइड होती है। तो अगर ए ने प्रॉपर्टी सेल करी है बी को, तो ए अगर ट्रांसफरर है, ठीक है, और वो ये कह रहा है कि वो प्रॉपर्टी सेल करेगा बी को, बी की प्रॉपर्टी सेल कर देगा, लेकिन बी जो है उस प्रॉपर्टी को सिर्फ सी को सेल कर दे, तो यहाँ पे पॉसिबिलिटी है कि सी वो प्रॉपर्टी कभी खरीदे ही ना। ये पॉसिबिलिटी है कि सी वो प्रॉपर्टी कभी ना खरीदे। तो इसका मतलब ये है कि बी तो अपनी प्रॉपर्टी का पूरा एंजॉयमेंट कर नहीं पाएगा, क्योंकि अगर आपने कोई प्रॉपर्टी खरीदी है तो उसका बेसिक राइट आपके पास होता है कि आप उस प्रॉपर्टी को सेल कर पाएँ या गिफ्ट कर पाएँ, आपकी जो मर्जी हो आप उसका ओनरशिप एंजॉय कर पाएँ। अगर आप उसको सेल ही नहीं कर पाएंगे तो वो एक तरीके से ऐसी कंडीशन हो जाएगी जिसके वजह से आपका बहुत भारी नुकसान हो सकता है। तो ये कंडीशन जो है, इसको पब्लिक पॉलिसी आपका अपनी कॉन्शियस क्या कहती है कि ये कंडीशन होनी चाहिए वॉइड। तो यही हम सेक्शन 10 में देखेंगे और 11 में भी हम देखेंगे। तो कंडीशनल ट्रांसफ़र में सबसे पहले अगर हम देखें तो दो कंडीशंस हैं, प्रायर कंडीशन और सब्सिक्वेंट कंडीशन। सब्सिक्वेंट कंडीशन में जो कंडीशंस वॉइड होंगी वो सेक्शन 10 और सेक्शन 11 में दी है, और यहाँ पे सेक्शन 10 और 11 इससे प्री में भी क्वेश्चंस आता है, मेन में भी क्वेश्चंस आता है, एंड दिस इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट। तो सब्सिक्वेंट कंडीशन में ये कंडीशन अगर ऐसी होती है तो ये हो गई वॉइड, लेकिन ये प्रायर कंडीशन ये होती है वैलिड। तो डायरेक्टली हम सेक्शन 10 पे आते हैं। सेक्शन 10 डील करता है, इसका हेडिंग है कंडीशन रिस्ट्रेनिंग एलिनेशन। एलिनेशन का मतलब है डिस्पोजल ऑफ प्रॉपर्टी, यानी कि ऐसी कंडीशन लगा देना जिससे कि प्रॉपर्टी डिस्पोज ऑफ ही ना हो पाए। जो ए बी और सी वाला एग्जाम्पल दिया था मैंने कि ए जो है वो प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र कर रहा है बी को, लेकिन कह रहा है कि वो प्रॉपर्टी सिर्फ वो सी को ही सेल कर पाएगा, किसी और को नहीं कर पाएगा। तो ये कवर होता है सेक्शन 10 में। तो सेक्शन 10 जो है, अगर कोई प्रॉपर्टी
का एब्सोल्यूट ट्रांसफ़र हो रहा है या फिर उसका पार्शियल ट्रांसफ़र हो रहा है। दोनों ही कंडीशन में अगर ऐसी कंडीशन लगा दी है तो वो वॉइड होगी। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर कोई प्रॉपर्टी अगर किसी प्रॉपर्टी को मॉर्टगेज कर रहे हैं और उसमें बोल रहे हैं कि जो राइट होता है मॉर्टगेजर का, राइट ऑफ रिडेम्पशन वो नहीं मिलेगा, तो ऐसी कंडीशन जो है ये कंडीशन वॉइड हो जाती हैं। तो एक बार हम सेक्शन 10 रीड भी कर लेंगे कि सेक्शन 10 में एग्जैक्टली क्या वर्ड्स यूज हुए हैं, क्या कहा गया है। सेक्शन 10 कंडीशन रिस्ट्रेनिंग एलिनेशन, तो इसकी हेडिंग में ही कंडीशन रिस्ट्रेनिंग एलिनेशन है और यहाँ से हमें पता लगेगा कि कौन सी कंडीशंस की बात हो रही है। वेयर प्रॉपर्टी इज ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट टू अ कंडीशन और लिमिटेशन एब्सोल्युटली रिस्ट्रेनिंग द ट्रांसफरी, कोई ऐसी प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र हो रही है जिसमें कि ऐसी कंडीशन है जिससे कि ट्रांसफरी एब्सोल्युटली रिस्ट्रेन हो जाएगा, या फिर कोई पर्सन जो उसके थ्रू क्लेम कर रहा है वो रिस्ट्रेन हो जाएगा, और एनी पर्सन क्लेमिंग अंडर हिम फ्रॉम पार्टिंग विद और डिस्पोजिंग ऑफ हिज इंटरेस्ट इन द प्रॉपर्टी। तो पूरी तरीके से प्रॉपर्टी का कन्वेंस हो रहा है और वहाँ पे एब्सोल्युटली ट्रांसफरी को मना करा जा रहा है कि वो उस प्रॉपर्टी को डिस्पोज ऑफ या पार्ट विद नहीं कर पाएंगे, तो ऐसी कंडीशन और लिमिटेशन वॉइड होगी। द कंडीशन और लिमिटेशन इज वॉइड। एक्सेप्ट इन द केस ऑफ अ लीज वेयर द कंडीशन इज फॉर द बेनिफिट ऑफ द लेसर। इसका एक्सेप्शन है लीज, जहाँ पे ये कंडीशन बेनिफिट ऑफ द लेसर के लिए है या फिर उनके अंडर जो क्लेम कर रहे हैं उनके लिए है, और दोज क्लेमिंग अंडर हिम, प्रोवाइडेड दैट द प्रॉपर्टी मे बी ट्रांसफर टू और फॉर द बेनिफिट ऑफ अ विमेन नॉट बीइंग अ हिंदू, मोहम्मदियन और बुद्धिस्ट। तो यहाँ पे अगर कंडीशन रिस्ट्रेंट हो रही है किसी प्रॉपर्टी के डिस्पोजल के लिए तो उसके एक्सेप्शन में दो आते हैं। एक है लीज हो सकती है जबकि वो रिस्ट्रेन कर रही है कंडीशन को, और दूसरी कंडीशन है कि अगर किसी प्रॉपर्टी मैरिड वुमेन को दी है एंड शी इज़ नॉट अ हिंदू, मोहम्मदियन और बुद्धिस्ट, तो उस कंडीशन में कंडीशन अगर कोई रेस्ट्रिक्ट कर रही है ट्रांसफ़र को तो वो कंडीशन वैलिड होगी। अदरवाइज इस सेक्शन का पूरा एसेंस ही यही है कि अगर कोई कंडीशन एब्सोल्युटली रिस्ट्रेन कर रही है कि आप अपनी प्रॉपर्टी का इस तरह से इंजॉयमेंट नहीं कर सकते हैं, सो दैट कंडीशन इज़ वॉइड। अब एलिनेशन का मतलब मैंने आपको बताया था। एलिनेशन मीन्स जब आप प्रॉपर्टी को डिस्पोज ऑफ कर पाते हैं, तो एलिनेशन मीन्स कन्वेयंस और ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी टू अनदर। और पब्लिक पॉलिसी कहती है कि प्रॉपर्टी फ्रीली एलिनेबल होनी चाहिए, फ्रीली ट्रांसफरेबल होनी चाहिए, और किसी को भी मना नहीं करना चाहिए कि वो प्रॉपर्टी से बेनिफिशियली इंजॉय ना कर पाए, उसकी ओनरशिप को इंजॉय ना कर पाए। राइट ऑफ एलिनेशन ऐसा नहीं हो सकता, हम किसी को प्रॉपर्टी इस तरीके से नहीं दे सकते कि वो उसका बेनिफिट ही ना उठा पाए। फॉर एग्जाम्पल, अगर ए प्रॉपर्टी बी को दे रहा है और वो कह रहा है कि ये प्रॉपर्टी तो आपकी है, सो दिस इज अ वेरी गुड एग्जाम्पल। ए इज ट्रांसफरिंग प्रॉपर्टी टू बी, तो ये प्रॉपर्टी बी को ट्रांसफ़र हो रही है, लेकिन वो कह रहे हैं कि इस प्रॉपर्टी से आप रेंट नहीं लेंगे, इसको आप रेंट नहीं लेंगे और इसमें आप रहेंगे नहीं, नो राइट ऑफ पोजेशन। तो अगर रहेंगे नहीं, रेंट नहीं लेंगे, तो ये दीज आर द कंडीशन विच इज रिस्ट्रेनिंग एलिनेशन। तो अगर आप किसी को भी ये प्रॉपर्टी सेल या गिफ्ट कर रहे हैं, तो इफ यू आर सेलिंग और गिफ्टिंग द प्रॉपर्टी, या फिर मॉर्टगेज का मैंने एग्जाम्पल दिया था कि आप ऐसी कंडीशन नहीं लगा सकते हैं जिसके थ्रू वहाँ पे सामने वाले को नुकसान हो जाए, ट्रांसफरी को नुकसान हो जाए। तो मॉर्टगेज के सेंस में मॉर्टगेज ही हो गया ट्रांसफरी, तो उसको हम ये नहीं कह सकते
कि आपको यहाँ पे प्रॉपर्टी में आप इस सिक्योरिटी को बेच नहीं सकते हैं, या फिर आप इस सिक्योरिटी का आपको सिक्योरिटी नहीं मिलेगी। तो मॉर्टगेजी के पास राइट ऑफ सिक्योरिटी होता है, तो यहाँ पे ये कंडीशन हो जाएगी वॉइड, ट्रांसफ़र, पूरा ट्रांसफ़र ही वॉइड हो जाएगा। तो सेक्शन 10 में और 11 में ये डिफरेंस भी है कि सेक्शन 10 एप्लीकेबल है एब्सोल्यूट रिस्ट्रेंट पे और पार्शियल रिस्ट्रेंट दोनों पे। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। एप्लीकेबिलिटी ऑफ सेक्शन 10। तो एब्सोल्यूट रिस्ट्रेंट हो गया कि प्रॉपर्टी आप ट्रांसफ़र कर रहे हैं और उसमें कह रहे हैं कि वो प्रॉपर्टी आप किसी और को नहीं देंगे, सिर्फ सी को देंगे, उसी को सेल कर सकते हैं। और पार्शियल रिस्ट्रेंट हो गया जैसे कि आप प्रॉपर्टी दे रहे हैं और उसमें कह रहे हैं कि इस प्रॉपर्टी में आप के पास सारे राइट हैं, बट आप इस प्रॉपर्टी में रह नहीं सकते, यू डू नॉट हैव द राइट टू पजेस द प्रॉपर्टी, सो दिस इज़ अ पार्शियल रिस्ट्रेंट। तो दोनों ही कंडीशंस वॉइड होंगी। सेक्शन 10 दोनों को ही कवर करता है, दोनों ही ट्रांसफ़र जो है वो वॉइड हो जाएंगे। तो यहाँ पे एक केस है इंपॉर्टेंट, मोहम्मद रज़ा वर्सेस अब्बास बंदा बीबी। यहाँ पे कहा गया कि कंडीशन विच रिस्ट्रिक्टेड द ट्रांसफरी फ्रॉम ट्रांसफरिंग द प्रॉपर्टी टू स्ट्रेंजर्स दैट इज आउटसाइड द फैमिली ऑफ द ट्रांसफर। तो ऐसी कंडीशन को पार्शियल रिस्ट्रेंट कहा जाएगा और यहाँ पे इनको वैलिड और इन्फोर्सेबल बताया गया है। तो पार्शियल रिस्ट्रेंट भी दो टाइप का होता है, एक आप सिर्फ प्रॉपर्टी को पजेस करने के लिए मना कर दें, और जो सेक्शन 10 में एप्लीकेबल नहीं है। सेक्शन 10 में कुछ कंडीशंस, कुछ पार्शियल रिस्ट्रेंट। फॉर द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से हमें ये याद रखना है, इसको यहाँ पे एप्लीकेबिलिटी ऑफ सेक्शन 10 की बात है, तो सम एग्जाम्पल्स के लिए पार्शियल रिस्ट्रेंट हम कह सकते हैं कि एप्लीकेबल होगा, लेकिन फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू दिस इज़ इम्पॉर्टेंट कि एब्सोल्यूट रिस्ट्रेंट को हम कवर कर रहे हैं और पार्शियल को हम नहीं कवर करेंगे। तो यहाँ पे पार्शियल रिस्ट्रेंट का एग्जाम्पल ये दिया हुआ है कि अगर एक फैमिली है, उसमें एग्रीमेंट हुआ है कि उस फैमिली के बाहर प्रॉपर्टी को सेल नहीं कर सकते हैं, तो यानी ए बी सी ये आपस में फैमिली है, ये ब्रदर्स हैं, ठीक है, और इनमें एग्रीमेंट हुआ है कि ये प्रॉपर्टी इस फैमिली के बाहर किसी को सेल नहीं करेंगे। सो दिस इज़ अ पार्शियल रिस्ट्रेंट और ये वैलिड होगा। तो इस तरह के ट्रांसफ़र को, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, प्रॉपर्टी के ट्रांसफ़र जो हो रहे हैं, एलिनेशन हो रहे हैं, इसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है। अगर आप फैमिली के बाहर किसी को प्रॉपर्टी सेल नहीं कर सकते हैं तो इस तरह का रेस्ट्रिक्शन हो सकता है, लेकिन अगर आप ये बोल दें कि सिर्फ आप ये एक प्रॉपर्टी ट्रांसफरर है ए और बी, और सिर्फ आप सी को सेल कर सकते हैं प्रॉपर्टी और किसी को नहीं कर सकते, तो यहाँ पे ये कंडीशन हो जाएगी वॉइड। लेकिन अगर एक फैमिली में ए बी सी डी कई लोग हैं और इस तरह के एग्रीमेंट हो गए हैं कि आप किसी स्ट्रेंजर को, यानी कि जो फैमिली का पार्ट नहीं है, इनके हायर्स भी हो सकते हैं, वो भी इंक्लूड होंगे, जो फैमिली का पार्ट नहीं है उसी को प्रॉपर्टी सेल नहीं करेंगे, सो दैट कंडीशन इज वैलिड। तो इसको सेक्शन 10 वैलिड बताता है। इसके अलावा कॉम्प्रोमाइज़ अगर कोई फैमिली सेटलमेंट में हुआ है, क्योंकि कॉम्प्रोमाइज़ को हम ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी नहीं मानते हैं, सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे अगर सेक्शन 5 की बात है तो सेक्शन 5 एक्सक्लूड करता है कॉम्प्रोमाइज़ को। तो कॉम्प्रोमाइज़ अगर किसी फैमिली सेटलमेंट में हुआ है तो वो एप्लीकेबल नहीं होगा, और उसके लिए कंडीशन यही है कि कॉम्प्रोमाइज़ और फैमिली सेटलमेंट अगर है तो यहाँ पे ये कॉम्प्रोमाइज़ वैलिड होगा, क्योंकि यहाँ पे सेक्शन 5 एप्लीकेबल ही नहीं है। यहाँ पे सेक्शन 5 एप्लीकेबल नहीं है, यानी कि ये ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी में नहीं आता है, तो ऐसा कॉम्प्रोमाइज़ वैलिड होगा और इसको रिस्ट्रेंट ऑन एलिनेशन नहीं बोलेंगे हम।
तो अगर हम कंडीशन रिस्ट्रेनिंग एलिनेशन की बात करें, इसको हम सम अप करें, कंडीशन रिस्ट्रेनिंग एलिनेशन, तो इसमें दो तरह की कंडीशन है। एक है एब्सोल्यूट कंडीशन, एब्सोल्यूट रिस्ट्रेंट जिसको हम बोलते हैं, व्हेन यू एब्सोल्युटली रिस्ट्रेन अ पर्सन फ्रॉम डिस्पोजिंग ऑफ द प्रॉपर्टी, आप एब्सोल्युटली किसी को मना कर रहे हैं कि वो प्रॉपर्टी से डिस्पोज नहीं होंगे। पार्शियल रिस्ट्रेंट, ये पार्शियली एप्लीकेबल है, लेकिन हम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इसको बोलेंगे पार्शियल रिस्ट्रेंट वैलिड मान रहे हैं हम, लेकिन एब्सोल्यूट रिस्ट्रेंट को सिर्फ हम वॉइड बोल रहे हैं। तो एब्सोल्यूट रिस्ट्रेंट का एग्जाम्पल फिर से हम वही लेंगे, ए ने प्रॉपर्टी बी को सेल करी है विद अ कंडीशन कि वो प्रॉपर्टी सिर्फ सी को सेल कर सकता है, तो हो सकता है सी वो प्रॉपर्टी ले ही ना, इसीलिए ये कंडीशन की वजह से ये ट्रांसफ़र हो गया वॉइड। अब पार्शियल रिस्ट्रेन में एक फैमिली है, वहाँ पे कहा जा रहा है कि फैमिली के बाहर अगर कोई स्ट्रेंजर है तो आप उसको प्रॉपर्टी सेल नहीं करेंगे, नो राइट टू सेल, तो यहाँ पे ये कंडीशन हो जाएगी वैलिड। अब अगर हम सेक्शन 10 के एक्सेप्शन की बात करें तो सीधा सीधा यहाँ पे दो एक्सेप्शन सेक्शन 10 में दिए हैं। पहला, अगर लेसर के बेनिफिट के लिए, फॉर लेसर्स बेनिफिट एनी कंडीशन इज इम्पोज, तो ये कहाँ से हमने देखा है, सेक्शन 10 में एक्सेप्शन दिया है। तो अगर आपको ये नहीं याद हो कि लेसर्स बेनिफिट एनी कंडीशन इज इम्पोज, तो हम बोल सकते हैं इसका एक्सेप्शन हो गया लीज। एंड सेकेंड इज, इसका एक्सेप्शन हो गया कि कोई अगर ट्रांसफ़र करा जा रहा है फॉर बेनिफिट ऑफ, ट्रांसफ़र फॉर बेनिफिट ऑफ मैरिड वुमेन who is not a Hindu Buddhist। तो यहाँ पे ये दो कंडीशन, ये सेक्शन 10 की ये कंडीशंस हैं और ये कंडीशन के हिसाब से ट्रांसफ़र हो जाता है वॉइड। अब हम आते हैं सेक्शन 11 पे। तो सेक्शन 11 को हम बोलते हैं, ये एप्लीकेबल होता है एब्सोल्यूट ट्रांसफ़र पे। तो एब्सोल्यूट ट्रांसफ़र पे अगर आप कोई कंडीशन लगा रहे हैं तब वो हो जाएगी वॉइड। इसका मतलब सीधा सीधा ये है एब्सोल्यूट ट्रांसफ़र का, जब आपके पास, एब्सोल्यूट ट्रांसफ़र कब होता है, जब आपके पास किसी प्रॉपर्टी का एब्सोल्यूट राइट टू एंजॉयमेंट आएगा, एब्सोल्यूट राइट टू एंजॉयमेंट आएगा। तो यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे फिर से ए को हम ट्रांसफरर लेते हैं और बी हो गया ट्रांसफरी, और कंप्लीट राइट ऑफ एंजॉयमेंट या राइट टू डिस्पोज ऑफ प्रॉपर्टी कब आता है, जब ए जो है वो बी को या तो प्रॉपर्टी सेल करता है या गिफ्ट करता है या एक्सचेंज करता है। तो ये हो गए एब्सोल्यूट ट्रांसफ़र। तो सेक्शन 11 कहता है कि अगर आप एब्सोल्यूट ट्रांसफ़र कर रहे हो, यानी कि सेल, गिफ्ट या एक्सचेंज कर रहे हो, तो उस पर कोई कंडीशन मत लगाइए। अगर उस पर कोई कंडीशन लगाएंगे तो वो कंडीशन जो होगी वो कंडीशन हो जाएगी वॉइड। तो हम सेक्शन 11 रीड कर लेते हैं एक बार। सेक्शन 11, रेस्ट्रिक्शन रिपग्नेंट टू इंटरेस्ट क्रिएटेड। तो यहाँ पे जो वर्ड्स यूज हैं दैट इज रिस्ट्रिक्शन रिपग्नेंट टू इंटरेस्ट क्रिएटेड, लेकिन सेक्शन 11 को हम बोलते हैं एब्सोल्यूट ट्रांसफ़र भी, क्योंकि एग्जाम में हो सकता है सिर्फ सेक्शन पूछा जाए, तो एब्सोल्यूट ट्रांसफ़र याद रखना है, सेक्शन 11 है। तो यहाँ पे कहा जाता है कि वेयर ऑन अ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एंड इंटरेस्ट देयरइन इज क्रिएटेड एब्सोल्युटली इन फेवर ऑफ एनी पर्सन, बट द टर्म्स ऑफ द ट्रांसफर डायरेक्ट दैट सच इंटरेस्ट शैल बी अप्लाइड और enjoyed by him in a particular manner, he shall be entitled to receive or and dispose of such interest as if there were no such direction. Where any such direction has been made in respect of one piece of immovable property
For the purpose of securing the beneficial enjoyment of another piece of such property, nothing in this section shall be deemed to affect any right which the transferor may have to enforce such direction or any remedy which he may have in respect of a breach thereof. तो यहाँ पे सेक्शन 11 जो है ये उन ट्रांसफ़र की बात कर रहा है जो एब्सोल्युटली क्रिएट हो रहे हो, ये मैंने आपसे डिस्कस किया है ऑलरेडी। और वहाँ पे अगर रेस्ट्रिक्शन है कि ये प्रॉपर्टी इस तरीके से इंजॉय होनी चाहिए, सेक्शन के वर्ड्स हैं द टर्म्स ऑफ द ट्रांसफर डायरेक्ट दैट सच इंटरेस्ट शैल बी अप्लाइड और इंजॉयड बाय हिम इन अ पर्टिकुलर मैनर, देन ही शैल बी इंटाइटल्ड टू रिसीव एंड डिस्पोज ऑफ सच इंटरेस्ट एज इफ देयर वर नो सच डायरेक्शन। तो यहाँ पे उस प्रॉपर्टी को इस तरीके से मान लिया जाएगा कि जैसे कि कोई रेस्ट्रिक्शन है ही नहीं, यानी कि ट्रांसफ़र वैलिड होगा और वो कंडीशंस हो जाएंगी वॉइड। फिर इसमें दिया है वेयर एनी सच डायरेक्शन हैज़ बीन मेड इन रिस्पेक्ट ऑफ वन इमूवेबल प्रॉपर्टी फॉर द बेनिफिट ऑफ सिक्योरिंग द बेनिफिशियल एंजॉयमेंट ऑफ अनदर पीस ऑफ सच प्रॉपर्टी, नथिंग इन दिस सेक्शन शैल बी डीम्ड टू अफेक्ट एनी राइट विच द ट्रांसफरर मे हैव टू इन्फोर्स सच डायरेक्शन or any remedy which he may have in respect of a breach thereof। तो यहाँ पे इम्पॉर्टेंट ये है एब्सोल्यूट ट्रांसफ़र में कंडीशन ये है कि अगर आप एब्सोल्युटली किसी को प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र कर रहे हैं, जैसे मैंने आपको बताया सेल, गिफ्ट या एक्सचेंज कर रहे हैं प्रॉपर्टी का, तो वहाँ पे आप ये नहीं बोलेंगे कि आप इस प्रॉपर्टी को इस तरीके से इंजॉय करिए, कंडीशन नहीं लगाएंगे, इस तरह की कंडीशन नहीं लगाएंगे दैट इस तरीके से इंजॉय करिए प्रॉपर्टी का इंजॉयमेंट पे कोई कंडीशन नहीं लगाएंगे। और अगर आप कंडीशन लगा देते हैं, फॉर एग्जाम्पल आप कंडीशन लगा देते हैं तो वो कंडीशन हो जाएगी वॉइड, लेकिन ट्रांसफ़र हो जाएगा वैलिड, यानी कि उस ट्रांसफ़र का इस तरीके से इफ़ेक्ट होगा जैसे कि कोई कंडीशन है ही नहीं। फॉर एग्ज़ाम्पल ए है ट्रांसफ़रर और ए प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र कर रहे हैं बी को, बी इज़ द ट्रांसफरी, और बी को इस तरीके से प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र करी जा रही है, सेल हो रहा है यहाँ पे, तो प्रॉपर्टी सेल हो रही है और कहा जा रहा है इस प्रॉपर्टी के अंदर सिर्फ बी रहेगा और बी के फैमिली मेम्बर्स नहीं रहेंगे, यानी कि सी डी ई जो इसके फैमिली मेम्बर्स हैं ये नहीं रहेंगे। तो यहाँ कहा जा रहा है नो फैमिली मेम्बर्स विल रिसाइड। तो क्या होगा, ये जो कंडीशन लगा दी गई है एब्सोल्यूट ट्रांसफ़र पे, सेल पे, ये कंडीशन हो जाएगी वॉइड, लेकिन जो ए को प्रॉपर्टी सेल हुई है, सेल करी गई है बी ने, वो ट्रांसफ़र जो है वो हो जाएगा वैलिड। ऐसा क्यों है? क्योंकि लॉ कहता है कि प्रॉपर्टी का ट्रांसफ़र होना चाहिए और ऐसी कंडीशंस जो कि ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी को रोकती हैं उन कंडीशन को गलत बताना चाहिए। तो इसी वजह से ये ट्रांसफ़र हो जाएगा वैलिड और कंडीशन हो जाएगी वॉइड। सो दिस इज़ अ वेरी गुड सेक्शन। इससे काफ़ी बार मेंस में भी क्वेश्चन आता है, प्रीलिमिनरी में भी क्वेश्चन आते हैं। तो सेक्शन 11 में अगर हम बोल रहे हैं कि रेस्ट्रेंट ऑन द एंजॉयमेंट ऑफ द प्रॉपर्टी, तो सिर्फ वो कंडीशंस ही वॉइड होती हैं, ट्रांसफ़र होता है वैलिड। अब इसका एक एग्जाम्पल, इसका एक्सेप्शन ये है कि अगर कोई कंडीशन इमूवेबल प्रॉपर्टी के बेनिफिट के लिए लगाई गई है दूसरी प्रॉपर्टी पे, तो वो कंडीशन का कोई इफेक्ट नहीं होगा, वो कंडीशन लग सकती है। फॉर एग्जाम्पल ये प्रॉपर्टी ए की है और ये प्रॉपर्टी है बी की, तो दोनों के अपने अपने हाउस हैं, ठीक है। तो ये दोनों हैं नेबर्स, ठीक है। अब ये प्रॉपर्टी जो है ए अपनी प्रॉपर्टी सी को सेल कर रहा है, तो सी जो है वो बायर हो जाएगा और ए हो गया सेलर। तो यहाँ पर ट्रांसफरी हो गया बायर, सी हो गया हमारा ट्रांसफरी। तो अब अगर ये प्रॉपर्टी सी के पास जा रही है तो सी को ये कहा जा सकता है कि यहाँ से जो राइट ऑफ वे गया है जिसमें से बी भी जाता है,
वो राइट ऑफ वे बी के पास ही रहेगा। तो दिस इज फॉर द बेनिफिशियल एंजॉयमेंट ऑफ प्रॉपर्टी। तो यहाँ पे अगर बेनिफिशियल एंजॉयमेंट के लिए कोई कंडीशन लगाई जाती है तो दैट कंडीशन इज वैलिड, ये इसका एक्सेप्शन है, दैट इज गिवन इन द सेक्शन इटसेल्फ। तो इस एक्सेप्शन के अलावा कोई कंडीशन लगाई जाती है देन दैट ट्रांसफर बिकम्स वैलिड बट कंडीशन बिकम्स वॉइड। अब यहाँ पे एक और कंडीशंस के एग्जाम्पल अगर हम देखें तो एक एग्जाम्पल है यहाँ पे कि एज जो है उसके पास दो प्रॉपर्टी हैं एक्स एंड वाई, और वो प्रॉपर्टी वो दे रहा है अगर जेड को, और उसमें कंडीशन लगाता है कि वो प्रॉपर्टी पे कोई भी कंस्ट्रक्शन नहीं करेगा एक स्टोरी के अलावा, तो वो कंडीशन वैलिड नहीं होंगी, वो कंडीशन वॉइड हो जाएंगी और ट्रांसफर हो जाएगा वैलिड। सो सेक्शन 11 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ से बहुत बार क्वेश्चन आता है और जब भी क्वेश्चन आएगा तो इसको हमें विद एग्जाम्पल समझाना होगा। तो इसके लिए इसके एग्जाम्पल्स, इसके इलस्ट्रेशंस हम अपने बेयर एक्ट से भी देख सकते हैं, और भी बहुत सारे इलस्ट्रेशंस हैं वो भी देख सकते हैं, और अपने आप से भी इसमें कोई ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में सबसे अच्छी बात है कि हम इसके इलस्ट्रेशन अपने आप से बना के भी बता सकते हैं अगर एक बार सेक्शन समझ में आ गया है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द लेक्चर। वील मीट इन द नेक्स्ट लेक्चर जिसमें हम सेक्शन 12, 13 एंड 14 डिस्कस करेंगे।